अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं। इस चैप्टर का लास्ट हमारे पास ये एमसीक्यूज़ बचे हुए हैं और इसके साथ हम शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। उसको आप बताएंगे कौन सा शॉर्ट आंसर उसका कौन सा आंसर है। तो इससे पहले चलिए एमसीक्यूज़ देखते हैं कि 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन और मैनी। तो अगर हम देखें रिवर्सिबल रिएक्शन की जो करेक्टरिस्टिक है वो बहुत सारी है सिवाय एक के। इसमें हम ये कह सकते हैं, वो कहते हैं कि सारी जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक यहाँ पे दी हुई है वो सही हो सकती है, लेकिन सिवाय एक के जो सही नहीं है वो हमने इंतखाब करनी है। कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो रिवर्सिबल की नहीं है वो हमने इंतखाब करना है। जैसे कि अगर हम देखें प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, ये हमारे पास अगर देखें रिवर्सिबल में, अगर हम देखें रिवर्सिबल में रिएक्शन दोनों साइड पे जाता है। रिवर्सिबल में क्या होता है, रिएक्शन दोनों साइड पे जाता है बच्चों। 2HI में इस साइड पे भी जा सकता है, रिएक्शन वापस इधर भी जा सकते हैं, दोनों साइड लिखे हुए हैं तो बोथ एरो है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वो देखो पहला पॉइंट कहते हैं प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, ये तो वो कहता है रिवर्सिबल में तो ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट वो कहता है हो रहा है, प्रोडक्ट तो रिकम्बाइन हो रहा है रिएक्टेंट पे, ये कह रहा है प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन। तो इसका मतलब हमने यही करेक्टरिस्टिक चूज़ करनी थी जो इसके मुकाबिल नहीं है, जो इससे मिलती जुलती नहीं है, जो इस पॉइंट के ऊपर लागू नहीं होती। तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर 1 है, ये हम कह सकते हैं। इन द लाइम किल द रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन करवाएं CaCO3 का CO के साथ और CO2 के साथ, तो क्या होगा कि रिएक्शन होने के बाद अगर आप ये गौर करें तो ये कौन सा रिएक्शन है, सिंगल एरो है, तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन अगर हम देखें, जो प्रोडक्ट जो है वो डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते। इसका मतलब रिएक्शन ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो कंप्लीट रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें रिएक्शन कैसे मुकम्मल होगा, जब CO2 एस्केप आउट हो जाएगी, CO2 जब बाहर निकल जाएगी तो उस वक्त रिएक्शन क्या होगा, बिल्कुल मुकम्मल होगा। तो इसका मतलब इसका C ऑप्शन है बच्चों। तो फॉर द रिएक्शन KC की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। KC की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। KC किसके बराबर होती है बच्चों, KC होती है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के बराबर होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रोडक्ट है और ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये हमारे पास रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट ऊपर लिखा करते हैं और इसके साइड में जो लेफ्ट पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल होते हैं उसको हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो इसी तरह अगर आप गौर करो तो इनमें से कौन सा है जो ऊपर की तरफ होना चाहिए, C जहाँ पे ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये देखते हैं। तो यहाँ पर इसने नंबर ऑफ मोल ऊपर की तरफ नहीं लिखे तो ये गलत हुआ। तो इसका मतलब D ऑप्शन ही है जिसमें C ऊपर लिखा है और इसके प्रोडक्ट यानी नंबर ऑफ मोल जो है वो ऊपर लिखे हुए हैं, इसके भी ऊपर लिखे, इसके भी ऊपर लिखे। तो इसका मतलब इसका D ऑप्शन है, ये तीनों गलत है। वेन ए सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है बच्चों तो क्या होता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो बराबर होता है। क्योंकि इक्विलिब्रियम हालत उस वक्त आती है रिएक्शंस के अंदर जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स के, तो तब आती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, उससे पहले नहीं आती। तो ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। इसका D ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास, एक्टिव मास के लिहाज से अगर हम देखें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको हमने ढूंढना है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पर पहली स्टेटमेंट रीड करें तो एक्टिव मास जो है वो एक्टिव मास के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली, ये भी हमने तारीफ में पढ़ी थी एक्टिव मास की। एक्टिव मास जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है, ये भी हमने पढ़ी थी। एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने पढ़ी थी। यानी ये मैंने आपको बताया था, ये मोल डेसीमीटर क्यूब में होती है हमारे पास, और ये मैंने आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के बारे में बताया था। और ये बताया था कि एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन इसका मतलब ये तीनों तो सही हुए, जो गलत स्टेटमेंट है वो हमने रखा, ये इसका मतलब ये D होगा। एक्टिव मास मीन टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, ये बिल्कुल नहीं है। एक्टिव मास वो होता है जो रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देता है, उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। टोटल मास ऑफ सब्सटेंस नहीं होता। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसको हमने टिक करनी थी, D ऑप्शन है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ KC इज़ वेरी लार्ज इंडिकेट, अगर अब KC की वैल्यू बड़ी हो तो इसका मतलब रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा था बच्चों। इसमें हमारे पास जो रिएक्शंस के मिक्सचर होता है, रिएक्शन का जो मिक्सचर होता है उसमें तमाम के तमाम क्या होते हैं, प्रोडक्ट होंगे। जब रिएक्शन मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब तमाम के तमाम प्रोडक्ट बन जाएंगे, रिएक्टेंट तो कोई नहीं होगा। तो हम इसका मतलब
ये ऑप्शन है कि मिक्सचर जो है वो कंसिस्ट होगा ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर भी नहीं होगा। ये नॉट गॉन टू कंप्लीशन लिखा है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, कंप्लीट हो जाता है। ये रिएक्शन मिक्सचर है नेग्लिजिबल प्रोडक्ट नेग्लिजिबल नहीं होता, क्योंकि केसी की वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। इसका मतलब तमाम के तमाम रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये ऑप्शन बच्चों सही होगा, बाकी ऑप्शन सही नहीं होंगे। तो अगर हम व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी स्मॉल इज इंडिकेट, अगर केसी की वैल्यू छोटी होती है इसका मतलब 3 × 0 × 10⁻⁻9 होता है हमारे पास केसी की वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू -9 में आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार छोटी होगी तो प्रोडक्ट की मिकदार क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टेब्लिश, यानी इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी एस्टेब्लिश होगा लेकिन कुछ वक्त के लिए एस्टेब्लिश होगा, नेवर एस्टेब्लिश नहीं होगा, ये गलत हो गया। और रिएक्टेंट विल बी कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार बहुत छोटी होती है, प्रोडक्ट बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, ये भी गलत हो गया पॉइंट। रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, कंप्लीट तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये रिएक्शन, कैसी वैल्यू छोटी होगी तो। हाँ, ये डी अमाउंट, ये डी ऑप्शन जो ये सही है, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि थोड़ा सा रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट थोड़े से होंगे जिसकी वजह से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी। ये डी ऑप्शन बच्चों ठीक रहेगा। रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव, अगर हम देखें जो इसमें हमारे पास कंपेरेबल अमाउंट जो होती है, लार्ज वैल्यू कैसी देखा जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाता है, तमाम प्रोडक्ट बन जाते हैं रिएक्टेंट से। इस तरह स्मॉल वैल्यू केस में हमने देखा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, यानी इक्विलिब्रियम कुछ वक्त के लिए आती है फिर चली जाती है, और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बहुत नेग्लिजिबल हो तो जिससे नेग्लिजिबल प्रोडक्ट बनता है। अगर हमारे पास ऐसी अमाउंट हो केसी की वैल्यू ना ही बड़ी हो ना ही छोटी हो, जिसमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होंगे या रिएक्टेंट होंगे वो क्या होंगे, कंपेरेबल या अच्छी मिकदार में होंगे, तो उसका मतलब मॉडरेट वैल्यू होगी, जिसमें हमारे पास कह सकते हैं कि जो केसी होगी वो बराबर होगी, यानी 50 पे आ सकते हैं, जिसमें रिएक्टेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा वो बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स के। तो ये मॉडरेट वैल्यू है केसी की, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है वो रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होता है, इसका मतलब मॉडरेट वैल्यू है केसी की। ये ऑप्शन नंबर सी है। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक बच्चों किसको कहते हैं, डायनामिक का मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो कंटिन्यू मोशन करता रहता है, रुकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको H2I2 की मिसाल दी थी, ये वो रिएक्शन है जो कंटिन्यू होता रहता है और रुकता नहीं है, इसको हम डायनामिक कहते हैं। इसमें हम स्पीड भी ले सकते हैं, रेशो को मैंने आपको कई बार पीछे पढ़ा है, रेशो का मतलब टाइम भी ले सकते हैं, और उसी टाइम में जो रिएक्शन जिस स्पीड के साथ मूव करता है उसको हम स्पीड भी कह सकते हैं, कि स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल या इक्वल, ये सही रहेगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये नहीं है, ये गलत होगा। रिएक्शन गो स्टॉप टू प्रोसीड, ये भी गलत, ये भी गलत। रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी सर्व्ड, ये भी गलत होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन यही सही रहेगा, सी ऑप्शन, कि स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल रहेगी। 10वां हमारे पास है एन इनरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो अगर हम देखें वो नेवर एस्टेब्लिश। इरिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों कौन सा होता है, जो एक ही सीमित में मूव करे, दोबारा वापस ना आए। तो एक बार हमने CO2 बना दिए तो दोबारा वो CO2 टूट कर C कार्बन और O2 नहीं बना सकता, इसका मतलब ये नेवर एस्टेब्लिश, डायनामिक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश नहीं करता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होती है कि जो कंटिन्यू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती रहे और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनाती रहे, तो इस जैसे ये नेवर एस्टेब्लिश होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश नहीं करता। दूसरा अगर देखा जाए तो ये कंप्लीशन भी नहीं कर सकता पहले, आफ्टर एस्टेब्लिश आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये भी नहीं होती, एस्टेब्लिश रेडियली ये भी नहीं होती बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए होता है। रिवर्स रिएक्शन इज वन, रिवर्स रिएक्शन वो होता है जो स्पीड्स अप ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाती है और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हमारे पास क्या होती है, कम होती है। ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार क्या होगी, कम होती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली रिवर्स रिएक्शंस की। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक द अमोनिया, अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कर दे जिससे हम अमोनिया बना सकते हैं, तो ये H2N2 और अमोनिया, ये हमारे पास बी ऑप्शन होगा, कि हमारे पास अमोनिया बनाने के दौरान तीनों की मिकदार कितना होगी, ये N2H2 और अमोनिया कहलाएगी, बी ऑप्शन कहेगा इसका। फॉर द रिएक्शन ऑफ PCl3 Cl2 टू फॉर्म द PCl3 द यूनिट ऑफ KCr, अगर हम यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक वैल्यू है PCl5 PCl3 Cl2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके मोल डेसीमीटर क्यूब यूनिट लिखेंगे, ये ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन होता है, मोल डेसीमीटर क्यूब, ये कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, मोल -1 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आंसर नंबर सी आ जाएगा। तो तब तक के इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।